Hello everyone, welcome back for the video number 5 of unit number 2, that is primary market and secondary market. Till now we have completed this slide. Now we are moving forward. Yes, what precautions must one take before investing in the stock market? What precautions is required? देखो, जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में तो कुछ बातों का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है। क्या है वो प्रिकॉशंस? क्या वो यूजफुल पॉइंट्स हैं? सी, हियर आर सम यूजफुल पॉइंटर्स टू बियर द माइंड बिफोर यू इन्वेस्ट इन द मार्केट। मेक श्योर योर ब्रोकर इज रजिस्टर्ड विद सेबी। आप जिस भी ब्रोकर के थ्रू डील कर रहे हो दैट विल बी रजिस्टर्ड विद सेबी। अगर वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उसके साथ डील नहीं करो। डू नॉट डील विद एनी अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरी, क्योंकि होगा क्या, रेगुलेटर नहीं होगा ऊपर। जब रेगुलेटर नहीं होता ना तो प्रॉब्लम कहां आती है कि सर जब भी रेगुलेटर नहीं होगा और हमें कोई प्रॉब्लम हुई, कोई डिस्प्यूट हुआ, तो उस कंडीशन में उसे सॉर्ट कौन करेगा? ओके, ensure that you receive contract note of for all your transactions from your broker within one working day of the execution of the trade। जब भी आज एग्जीक्यूट किया, अगर आपने ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट किया 1 जनवरी को, तो 2 जनवरी तक आपके पास उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाना चाहिए जिसमें सारे ट्रांजेक्शन की डिटेल होगी। ओके, ऑल इन्वेस्टमेंट कैरी रिस्क ऑफ सम काइंड। सारे इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ तरीके की रिस्क होती है। सो इन्वेस्टर शुड ऑलवेज नो द रिस्क दैट they are taking and invest in a manner that match their risk tolerance। देखो, रिस्क टॉलरेंस होता है कि मेरे बस की है या नहीं रिस्क लेना। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के बारे में बात नहीं हो रही है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग चीज है, रिस्क टॉलरेंस अलग चीज है। सर मान लो कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता हूँ। बट सर अगर मेरे पास में मेरे फैमिली डिपेंडेंट मेंबर्स हैं, मान लो कि 5 लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, जिनका खर्चा मैं चलाता हूँ, तो 5 लोगों का डिपेंडेंट है, तो पर पर्सन 20,000 रुपीज की अर्निंग हुई। इस कंडीशन में क्या मैं रिस्क ले सकता हूँ? नहीं सर, मैं रिस्क नहीं ले पाऊंगा। मेरे ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मैं रिस्क लेना बहुत मुश्किल है। 5 लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, अगर मैं ज्यादा रिस्क लूंगा मेरे पैसे से तो इन लोगों का काम कैसे चलेगा? तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो ये तो हुआ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। लेकिन रिस्क टॉलरेंस अलग चीज होती है। रिस्क टॉलरेंस का मतलब क्या? मान लो कि सर 5 डिपेंडेंट मेंबर्स नहीं है, ठीक है, ओनली 1 डिपेंडेंट मेंबर है, क्या अब मैं रिस्क ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। लेकिन सर मान लो कि मेरी मेंटेलिटी ही नहीं है रिस्क लेने की, मुझे लगता है कि नहीं सर ज्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए, अपने को पैसा एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में जैसे ही थोड़ा सा डाउन जा रहा है, मैं इतना शेयर गिर गया, कहीं मेरे पैसे डूबना चाहे, इस तरीके की चीजें अगर आपके साथ है, तो उस सिचुएशन में आपका मतलब है कि रिस्क टॉलरेंस पावर आपकी कम है। और अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस पावर ज्यादा है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इंतजार कर सकते हो, थोड़े टाइम में लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म में हमारे लिए प्रॉफिट ही होने वाला है, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी रिस्क टॉलरेंस पावर ज्यादा है। तो आपको उसी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए जैसे ही आपकी रिस्क टॉलरेंस हो। ऑब्वियसली रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी रिस्क टॉलरेंस, लेकिन रिस्क टॉलरेंस कई बार ऐसा होता है रिस्क कैपेसिटी होने के बाद में लोगों की रिस्क टॉलरेंस पावर अच्छी नहीं होती और वो उस कंडीशन में एफडी में इन्वेस्ट करके खुश हो जाते। ओके, नाउ डू नॉट मिसलीड बाय द मार्केट रूमर। किसी भी मार्केट रूमर से आपको मिसलीड नहीं होना है। रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट या हॉट टिप को लेके कि भाई ये आपके पास टिप आई है, इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करो बहुत बढ़िया रहेगा, ऐसा कुछ भी करना नहीं है आपको, ठीक है। आपके पास में कोई हॉट टिप आ रही है, आप प्लीज उसे इग्नोर करो। क्लियर? नेक्स्ट, टेक इन्फॉर्म डिसीजंस बाय स्टडिंग द फंडामेंटल ऑफ अ कंपनी। आप क्या करो? स्टडी करो फंडामेंटल्स ऑफ कंपनी के जो है, उसको स्टडी करो आराम से, उसके बेसिस पे डिसीजंस लो, इन्फॉर्म डिसीजंस लो, ना कि हवा में कि सर कंपनी ग्रो कर रही है इसमें इन्वेस्ट कर दो, कंपनी ग्रो कर रही है और ग्रो करेगी। सर आप कैसे कह सकते हो? आपने उसके फंडामेंटल्स चेक किए या नहीं किए? ठीक है, कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो अच्छा है या नहीं, कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो चेक करनी होती हैं, उसके बेसिस पर ही आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए। ये अपने आप में एक पॉइंटर है। इफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर और ब्रोकर एडवाइज यू टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी यू हैव नेवर हर्ड, अगर आपका कोई ब्रोकर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर कह रहा है सर यहाँ पैसे डाल दो, पैसा 2 साल में डबल हो जाएगा, आप बोलो रुको सर, ऐसा नहीं, इतनी जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना है। बी कॉशन, स्पेंड सम टाइम चेकिंग आउट अबाउट द कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग। इवन तब भी चेक कर, आप फाइनेंशियल एडवाइजर को पैसे दे रहे हो, वो आपको चेक करके दे रहा है, बट प्लीज फिर भी आप उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पता कर लो कि सर आपको वहां पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ओके, do not invest in any securities or company that you are not comfortable with even if the broker strongly recommends। क्या बोल रहा है? ऐसी जगह कहीं कोई आपको कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना जहां आप कंफर्टेबल नहीं हो, भले ही आपका ब्रोकर रिकमेंड कर रहा हो। ब्रोकर कह रहा है सर बहुत बढ़िया कंपनी, आपको लग रहा है नहीं सर कंफर्टेबल नहीं लग रहा, मैं यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ब्रोकर कह रहा है सर यस बैंक में पैसा डाल दो बहुत बढ़िया आगे जाके बढ़ जाएगा, ठीक है, या वोडाफोन आइडिया में पैसा डाल दो, सर लॉस मेकिंग कंपनीज है, कैसे मैं इन्वेस्ट कर दूं, मैं मुझे लग रहा है मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो उस कंडीशन में आप प्लीज इसमें पैसा मत डालो, आप भूल जाओ ब्रोकर क्या कह रहा है, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो प्लीज उस कंडीशन में पैसा मत डालो। और अगर आपको लगता है कि सर शायद ब्रोकर ठीक बोल रहा हो, तो प्लीज थोड़ी रिसर्च और करो,
ठीक है, यू शुड बी फर्म एंड इन्वेस्ट ओनली वेयर यू वांट टू, वही करना है जो आपको लगता है, ठीक है, ओके, डू नॉट बी अट्रैक्ट बाय द अनाउंसमेंट ऑफ एनी फैंटास्टिक रिजल्ट्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स अबाउट द कंपनी, डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, खुद की रिसर्च पूरी कर लेनी चाहिए, ऐसे कहीं भी पैसे डालोगे तो रिस्क है हमारा पैसा डूब जाएगा, ओके, डू नॉट बी अट्रैक्ट टू स्टॉक बेस्ड ऑन व्हाट इंटरनेट वेबसाइट्स प्रमोट्स, बहुत सारी इंटरनेट वेबसाइट्स प्रमोट करती हैं इस कंपनी में पैसा डालो, इस कंपनी के रेशियो बहुत बढ़िया है, कंपनी फ्यूचर में ऐसा करने वाली है, प्लीज ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है, इंटरनेट वेबसाइट्स पे प्रमोशंस होते हैं, पैसे दिए जाते हैं उनको वो करने के लिए, प्लीज आप इस तरीके की कोई भी चीज को डायरेक्टली ट्रस्ट मत करो अनलेस यू हैव डन एडुकेट स्टडी ऑफ द कंपनी, जब तक आपने उस कंपनी के बारे में बहुत अच्छी रिसर्च नहीं कर ली हो तब तक प्लीज आप किसी भी प्रमोशन किसी भी वेबसाइट पे जाके आपने कुछ सुना और वहां पैसे डाल दिए, ऐसा नहीं करना। आजकल बड़ा एक टेलीग्राम चैनल्स का सिस्टम चला है, टेलीग्राम चैनल्स हैं, वहां पे आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, हम आपको बताएंगे कौन सी कंपनी ग्रो करेगी, वहां इन्वेस्ट करो, प्लीज ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बी कॉशन अबाउट द स्टॉक विच शो और सडन स्पर्ट, एकदम से कोई उछाल आ गया, एकदम से ट्रेडिंग एक्टिविटी प्राइस में एकदम से चेंज हो गया, प्लीज आप उससे बच के रहिए, अगर सडन प्रॉफिट आया तो सडन लॉस भी आ सकता है, ठीक है, सडन प्रॉफिट के बाद हमेशा ही सडन प्रॉफिट आता रहेगा ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर सडन प्रॉफिट आया तो सडन लॉस के भी उतने ही चांस बनते हैं, ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट, एनी एडवाइस और टिप दैट क्लेम दैट देयर आर अ ह्यूज रिटर्न एक्सपेक्टेड, कोई भी आपको एक टिप मिल रही है तो सर बहुत अच्छे रिटर्न आने के चांसेस हैं, स्पेशली फॉर एक्टिंग क्विकली, जल्दी आएंगे सर, एक साल में पैसा डबल हो जाएगा, इट्स मे बी रिस्की एंड मे बी लीड टू द लूजिंग सम ऑलमोस्ट और ऑल ऑफ योर मनी, क्या पता सारा ही पैसा डूब जाए, ठीक है, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आपके पैसा डबल होने के चांस हैं, जितना जल्दी आपका पैसा बढ़ने के चांस है, उतना ही जल्दी कम होने के चांसेस भी है, ओके, नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज सेबी स्कोर, आपको नीचे एक वेबसाइट से रिलेटेड एक पिक्चर मिलेगी, ठीक है, आप स्कोर्स करके सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का एक रिड्रेसल प्रोसीजर मिलेगा, ठीक है, इसमें पूरा एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, पहले इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, कहते हैं देयर विल बी एन ओकेजन व्हेन यू हैव अ कंप्लेन अगेंस्ट द लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरी रजिस्टर्ड विद सेबी, आपको कुछ कंप्लेन करनी है कि सर मेरा जो ब्रोकर है वो ठीक नहीं है, या जिस कंपनी में मैंने पैसा डाला था उससे रिलेटेड आपको कोई कंप्लेन करनी है, ओके, इन द इवेंट सच कंप्लेन शुड फर्स्ट अप्रोच फॉर द कंसर्न कंपनी, पहले तो कंसर्न कंपनी या इंटरमीडिएट को कंप्लेन करो कि सर ये दिक्कत है, ठीक है, अगेंस्ट यू हैव टू कंप्लेन, ठीक है, उनके खिलाफ कंप्लेन करो कि सर आपके हेल्प बॉक्स होता है ना कि आप इस कंपनी को कह रहे हो कि सर आपके यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज मेरी कंपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, however you may not satisfied with their response, हो सकता है उनसे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, 99% ऐसा होता है कि आप जिस कंपनी के अगर आप कंप्लेन कर रहे हो किसी कंपनी के खिलाफ तो वहां से आपको आंसर ऐसा मिल जाए कि वही सॉल्व कर दें, इसके चांसेस कम होते हैं वैसे, ठीक है, हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो उस कंडीशन में therefore you should know whom you should turn to get your complaint this, कहाँ जाना है आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए, तो अगर से भी टेक अप द कंप्लेन company. In addition, SEBI also take up the complaint against various intermediaries registered with it and any related issues. ठीक है, किसी भी तरीके के कोई इश्यूज हो रहे हैं या कोई भी लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड है, सारे के सारे कंप्लेन्स यहाँ पे कौन लेता है, सेबी, और इसके लिए आपको एक इन्होंने वेबसाइट दी है स्कोर्स, स्कोर फैसिलिटी यू to lodge your complaint online with the SEBI and subsequently get status to register a complaint online on स्कोर्स पोर्टल, ये स्कोर्स पोर्टल की पिक्चर है, आप इसको ऑनलाइन भी सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है, तो ये पूरा ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक प्रोसीजर है जिसमें आपको कुछ स्टेप्स दिए हैं कि वो किस तरीके से वर्किंग होती है, ओके, नाउ प्रोडक्ट्स इन सेकेंडरी मार्केट, अब हम सेकेंडरी मार्केट के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स डील इन द सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है हमने क्लियर किया था, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो अवेलेबल हैं इन्वेस्टर्स के पास उनको बेचना खरीदना, okay, following are the main financial instruments and deal in the security market which may be divided broadly into shares and bonds. First of all, shares. An equity share, commonly referred to the ordinary share, represent the form of fractional ownership in the business venture. बहुत सिंपल चीज है कि सर ये हम ऑलरेडी शेयर के बारे में पहले भी पढ़ के आए हैं, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, बट रिपीटेटिवली टॉपिक आ रहे हैं इसलिए हम इसे दोबारा से देख रहे हैं, ठीक है, जब भी कंपनी अपनी टोटल कैपिटल को, जो भी कैपिटल है, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस की कैपिटल है, अगर उसके पार्ट्स कर देती है छोटे छोटे, ठीक है, तो ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर, यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं उसके बारे में बात करेंगे, नॉर्मली जैसे पार्ट कर दिए 1 लाख पार्ट कर दिए, 1 लाख पार्ट या 1 लाख शेयर्स बना दिए एट द रेट ऑफ 10 ईच, सिंपली दीज आर ऑर्डिनरी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ठीक है, नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर, अब जब इक्विटी के साथ प्रेफरेंस आ रहा है तो दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन यहाँ पे समझने वाला है कि क्या डिफरेंस है, प्रेफरेंस शेयर्स इज आल्सो नोन एज प्रेफर्ड स्टॉक आर a type of company shares that give holders a certain right privileges over common stock or equity share, okay, now owner of these kind of shares are entitled of fixed dividend and dividend calculated at the fixed rate to be the paid regularly before dividend paid in respect of equity share. देखो मैं आपको बता देता हूँ, इन्हें नाम प्रेफरेंस दिया गया है, इनके पास में प्रेफरेंशियल राइट्स हैं, दो हैं, एक तो यहाँ लिखा हुआ है इक्विटी शेयर से पहले मिलता,
ठीक है। और दूसरा राइट जो इनके पास है वो है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद होने वाली होगी ना, तो कंडीशन के अंदर आपको पहले पैसा दिया जाएगा। किसको? प्रेफरेंशियल को। इक्विटी को बाद में दिया जाएगा, ठीक है। बट इसी तरीके से अगर हम देखें, प्रेफरेंशियल होल्डर्स के पास में वोटिंग राइट्स, वोटिंग पावर्स नहीं होती है, इक्विटी शेयर वालों के पास होती है। ओके, नेक्स्ट, बॉन्ड्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट and corporation when they want to raise money. A bond investors lend money to issuer, and in exchange the issuer promises to repay the loan amount on the specific maturity date. The issuer usually pay the bond holder a periodic interest payment over a lifetime. बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक लोन है सर, और कुछ नहीं है, ठीक है। हालांकि इसमें एक कॉर्पोरेशन के लिए जो वर्ड अपन यूज करते हैं वो नॉर्मली डिबेंचर होता है, बट कई बार ये कॉर्पोरेट बॉन्ड वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो इशू करते हैं नॉर्मली वो हमारे बॉन्ड्स होते हैं, बट डिबेंचर एक टर्म और यहाँ पे है जो हम यूज करते हैं, बट कॉर्पोरेट बॉन्ड भी कई बार यूज होता है। क्यों यूज होता है? टू रेज द मनी फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। पब्लिक से पैसा ले रहे हो आप, बदले में क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। अ बॉन्ड इन्वेस्टर लैंड मनी टू इशूअर। कौन है इशूअर? कंपनी और गवर्नमेंट। एंड इन एक्सचेंज, बदले में क्या मिलेगा? इशूअर कौन है? कंपनी या फिर गवर्नमेंट। प्रोमिसेस टू रीपे द लोन अमाउंट ऑन द स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट। आपको एक बताएगा 2 साल 3 साल 5 साल बाद हम आपको ये पेमेंट करेंगे। तो इशूअर यूजुअली पे द बॉन्ड होल्डर पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट ओवर अ लाइफ ऑफ। तो आपको एक डेली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, 6 मंथ बेसिस पे, जो भी डिसाइड हुआ होगा उस बेसिस पे आपको इंटरेस्ट पे ऑफ किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इक्विटी के बारे में समझा, उसके बारे में थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। व्हाई शुड वन इन्वेस्ट इन इक्विटीज इन अ पर्टिकुलर? व्हाई? सी, व्हेन यू बाय अ शेयर ऑफ अ कंपनी, यू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे। नाउ शेयर्स आर आल्सो नोन एज इक्विटीज, ठीक है। ये एक टर्म है, इक्विटीज भी कहते हैं इसे। इक्विटी हैव पोटेंशियल टू इंक्रीज इन वैल्यू ओवर टाइम। इंक्रीज, कहीं ना कहीं इक्विटीज में पोटेंशियल है, टाइम के साथ उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। Research studies has proved that the equity return has outperformed the return of most other form of investment in long term. Sir, most other form of investment मतलब सर इवन गोल्ड ले लें हम, ठीक है, या रियल एस्टेट ले लें, हर किसी से ज्यादा इक्विटी ने रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म के अंदर। ओके, इन्वेस्टर बाय इक्विटी शेयर इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड बिकॉज इक्विटीज आर कंसिडर्ड मोस्ट rewarding when compared to other investment option if held for the long duration. Very very important, if held for long duration. सर शॉर्ट टर्म में इक्विटी से ज्यादा और कोई रिटर्न दे सकता है, पर स्टडीज ने ये बताया है लॉन्ग टर्म में इक्विटी से ज्यादा रिटर्न किसी ने नहीं दिया है, ठीक है। However, this does not mean, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है all the equity investments would guarantee similar high return. ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपको गारंटी दे रहे हैं कि हाई रिटर्न आएगा ही आएगा, गारंटी नहीं है यहाँ पे कुछ भी। इक्विटीज आर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, टू हाई द रिस्क हायर द पोटेंशियल रिटर्न। जहाँ रिस्क ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा होने वाली है। हाई रिस्क ऑल्सो इंडिकेट दैट इन्वेस्टर्स टेंड टू लूज सम ऑफ ऑल ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट अमाउंट इफ प्राइस मूव अनफेयरली। पैसा कहीं आपका डूब भी सकता है सर, अगर नेगेटिव साइड हो गया। पैसा कम कैसे होगा? अगर मान लो शेयर की वैल्यू कम हो गई तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा। ओके, वन नीड टू स्टडी इक्विटी मार्केट एंड स्टॉक in which investment are being made carefully before investing. आपको बहुत स्पेसिफिक तरीके से इक्विटी मार्केट, स्टॉक को जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको यहाँ समझना जरूरी है, रीड करना जरूरी है, उसकी डिटेल से स्टडी करनी जरूरी है, तभी उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।